जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हम लोग जो है वर्णमाला पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 3 क्लास हम लोग वर्णमाला का पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो आगे कल जहाँ तक हुआ था उससे आगे हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आप लोग हीलिंग लगाइएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो हम देखते हैं हमारे स्वर जो होते हैं कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है। छोटा आ, बड़ा आ और एक आगत स्वर हम लोगों ने देखा था। इसका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो बताइएगा कंठ। कंठ कहीं कहीं कोमल तालव्य दिया रहता है। तालव्य। अगर पूछा जाएगा छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान बताइए तो आप लोग बताएंगे तालव्य। अगर पूछा जाएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान बताइए, छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान बताइए तो आप लोग बताएंगे ओठ। अगर पूछा जाएगा री का उच्चारण स्थान बताइए तो आप लोग बताएंगे मूर्धन्य। अगर पूछा जाएगा ए और ऐ का उच्चारण स्थान बताइए, ए और ऐ का, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कंठ तालव्य। क्या बताएंगे? कंठ तालव्य। अगर पूछा जाएगा ओ और औ का उच्चारण स्थान बताइए तो आप लोग बता देंगे कंठ ओष्ठ। देखिए ए का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? आ प्लस ई से। और आ का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? कंठ से। और ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालव्य से। तो ए का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा? कंठ तालव्य। और इसी प्रकार से ओ का उच्चारण स्थान, ओ जो निर्माण होता है वो होता है आ प्लस ऊ से। आ का निर्माण किससे हो? आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो आप लोग बताएंगे कंठ से। और ऊ का उच्चारण कहाँ होता है? ओठ से। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। एक होता है हमारा अंग, एक होता है आ। अगर इसका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो इसका उच्चारण स्थान होता है अंग का नासिका से। इसी को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। और आ मतलब विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो आप लोग पूछेंगे, बताएंगे कंठ से। तो आ, बड़ा आ और आगत स्वर का अगर उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो कंठ या कोमल तालव्य बताएंगे। ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान अगर पूछा जाएगा तो आप लोग तालव्य बताएंगे। ऊ, बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो आप लोग ओठ बताएंगे। और री का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो आप लोग मूर्धन्य बताएंगे। ए और ऐ का अगर उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो आप लोग कंठ तालव्य बताएंगे। और ओ और तथा औ का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे कंठ ओष्ठ। और अंग का तो नासिका से होता है और आ का किससे होता है? कंठ से होता है। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि दंत से किसी स्वर का
किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। आप लोग इसको याद रखिए, दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। तो आप लोग बार नोट करिए, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अगला वर्गीकरण हम लोग देखते हैं अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। 3 चीज़ होता है। एक होता है हमारा, इसको हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं। एक होता है हमारा, इसको हम लोग अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं। एक होता है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार। इसको हम लोग क्या कहेंगे? चंद्र बिंदु। इसको हम लोग कहेंगे अर्धचंद्र बिंदु। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं अनुनासिकता। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अनुनासिकता कहते हैं। देखिए, इसको कहते हैं चंद्र बिंदु, इसको कहते हैं अर्धचंद्र बिंदु, इसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? तत्सम शब्दों में। और चंद्र बिंदु का प्रयोग किसमें करते हैं हम लोग? बता देंगे, तद्भव में। जब हम लोग तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे तो जिसपे अनुस्वार लगा होता है लगभग वो जो है तत्सम शब्दों में मानी जाती है, और जिसपे चंद्र बिंदु लगा होता है उसको हम लोग जो है तद्भव में गिनते हैं, मानते हैं। तो आप लोग देखिए, चंद्र बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिकता कहते हैं। और इसको कहते हैं अर्धचंद्र बिंदु। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आगत स्वर भी कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कहते हैं? आगत स्वर। आगत स्वर कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, अनुस्वार का जो है पंचमा अक्षर होता है, इसका पंचमा अक्षर बनता है। पंचमा अक्षर बनता है, लेकिन चंद्रबिंदी का जो है पंचमा अक्षर नहीं बनता है। पंचमा अक्षर नहीं बनता है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूँ चाँद, तो चाँद हम इस पे क्या लगा है? चंद्रबिंदी लगा है। और एक शब्द लेता हूँ मैं इंच, इस पे क्या लगा है? अनुस्वार लगा है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इंच को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग चाँद को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, एक गलत हो जाएगा। इसका पंचमा अक्षर नहीं बनेगा, लेकिन इसका पंचमा अक्षर बनता है। तो आप लोग बताइए, चंद्र बिंदु का पंचमा अक्षर नहीं बनता है, अनुस्वार का पंचमा अक्षर बनता है। अनुस्वार जो है तत्सम शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, और चंद्र बिंदु कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तद्भव शब्दों में। चंद्र बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिकता कहते हैं। और एक और इसको ध्यान रखिए, अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह से हवा निकलती है, केवल मुंह से हवा निकलती है। हवा निकलती है। और चंद्रबिंदु का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो मुंह तथा नाक दोनों से हवा निकलती है।
हवा निकलती है। तो चंद्रबिंदु अगर पूछे, चंद्रबिंदु के बारे में पूछा जाए, बताइए तद्भव शब्दों में प्रयोग आते हैं। चंद्रबिंदु का जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, और चंद्रबिंदु का पंचमा अक्षर नहीं बनता है। और अनुस्वार की बात कीजिए, इसका पंचमा अक्षर बनता है। इसमें हवा केवल मुँह से निकलती है, हवा केवल मुँह से निकलती है। तो इसको आप लोग याद करें, और इसका हम प्रयोग किस में करते हैं, तत्सम शब्दों में करते हैं। तो हम आपको बताएं, इसको कहते हैं चंद्रबिंदु, इसको कहते हैं अर्धचंद्रबिंदु, इसको कहते हैं अनुस्वार। इस बार आप लोग नोट करिए, इसके बाद बात करते हैं हम आगे की। एक हमारा होता है निरुनासिक स्वर, एक होता है अनुनासिक स्वर। पहले हम लोग देख रहे हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, अभी आप लोग को बताया कि अनुनासिक क्या होते हैं। हमने आप लोग को बताया कि अनुनासिक होता है, ये क्या है, ये अनुनासिक है। तो अनुनासिक में हम लोग देखते हैं, जैसे क्या लगेगी, चंद्र बिंदु लगेगी। बड़ी ई पे जो है चंद्र बिंदु लगा है, लेकिन जगह के अभाव के कारण लोग सिर्फ बिंदी लगा रहे हैं। देखिए, इस पे चंद्रबिंदी लगा, इस पे चंद्रबिंदी, इस पे चंद्रबिंदी, इस पे भी चंद्रबिंदी लगा, लेकिन जगह के अभाव के कारण केवल हम बिंदी लगा रहे हैं। और ऊपर भी चंद्रबिंदी है, और बड़ी ऊपर भी चंद्रबिंदी है, री पर भी चंद्रबिंदी है। इस पे यहाँ पे भी देखो, जगह के अभाव के कारण सिर्फ हम लोग बिंदी लगाएं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुनासिक स्वर कहेंगे। अनुनासिक का इसका उच्चारण करेंगे हम, तो हवा जो है, हवा मुँह तथा नाक दोनों से निकलती है, दोनों से निकलती है। इसका जब उच्चारण करेंगे तो हवा जो है मुख और नाक दोनों से निकलती है। और दूसरा होता है हमारा निरनुनासिक। नासिक स्वर, निम्नासिक स्वर हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो सीधा लिख दीजिएगा आप लोग, आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ। तो ये क्या है, इस पर चंद्रबिंदी नहीं, इसको क्या कहेंगे, निरुनासिक स्वर कहे। और जिस पे चंद्रबिंदी होती है उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि एक शब्द होता है सवार और एक शब्द होता है संवार। देखिए, ये है अनुनासिक, इस पर अनुनासिक लगा, इस पर क्या है, निरुनासिक है। तो इसका अर्थ देखिए क्या होता है, जब सवार जो है निरुनासिक है तो इसका अर्थ होता है घोड़े पर सवार या बैल पर सवार। तो यहाँ पर लिख दें घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। और जैसे ही चंद्रबिंदु लगा तो इसका अर्थ बदल जाता है, इस पर क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा सजना। सवार का अर्थ है घोड़े पर सवार या बैल पर सवार, कहीं पर सवार, लेकिन संवार का अर्थ हो जाता है सजना। जैसे एक शब्द होता है बाट और एक शब्द होता है बांट।
देखिए ये क्या है, ये अनुनासिक, इस पर अनुनासिकता लगा है, इस पर अनुनासिक लगा है, लेकिन इस पर नहीं लगा। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा राह, मतलब रास्ता, और इसका अर्थ क्या होता है, बांटना। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे ही जो है अनुनासिकता लगते ही जो है शब्द में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे सवार था, सवार का अर्थ होता है घोड़े पर सवार, जैसे ही पे अनुनासिकता लगा तो इस पर क्या होगा, इसका अर्थ बदल गया, इसका अर्थ हो गया सजना। जैसे बाट मतलब क्या होता है, राह, और जिस पे अनुनासिकता लगा है हम लोग, इसका अर्थ क्या बदल गया, बांटना हो गया। तो आप लोग देखिए आगे हम देखते हैं हम लोग, ये हमारा स्वरों का वर्गीकरण इस तरह से समाप्त होता है। अब हम लोग जानते हैं कि स्वरों को एक सूची के रूप में हम लोग देख लेते हैं, जिससे हमको याद करने में आसानी रहेगी। तो हेडिंग लगाइएगा आपकी, प्रत्येक स्वर की 5 विशेषता होती हैं। प्रत्येक स्वर की 5 विशेषता होती है। वो 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? एक तो होता है हमारा उच्चारण स्थान। एक क्या है, उच्चारण स्थान। और एक क्या होता है, प्रयत्न। प्रयत्न कितने हैं, 4 हैं। तो हम लोग एक सूची के रूप में देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान एक होता है, प्रत्येक स्वर की 5 विशेषताएं होती हैं। प्रयत्न मतलब उच्चारण स्थान में मतलब कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, प्रयत्न मतलब किसके द्वारा इसका उच्चारण होता है। तो हम लोग एक सूची के रूप में देखेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उस बार हम लोग सूची बनाते हैं। प्रत्येक स्वर की 5 विशेषताएं हम लोगों ने देखा। एक क्या होता है, उच्चारण स्थान के आधार, एक होता है उच्चारण स्थान, और क्या होता है 4 प्रयत्न। कौन कौन से, जैसे ह्रस्व या दीर्घ, अग्र, मध्य, पश्च, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत, अर्धविवृत, वृत्तामुखी, अवृत्तामुखी उच्चारण स्थान पर हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग लेते हैं आ, एक छोटा आ किस में आएगा, ह्रस्व में आएगा, तो यहाँ पर हम लोग ह्रस्व लिख देंगे। और ये कौन सा होता है, ये अग्र होता है, मध्य, ये क्या होता है, मध्य होता है। और ये क्या समृद्ध है कि ये क्या है, ये है अर्धविवृत। क्या है, अर्धविवृत। ये क्या है, वृत्तामुखी की अवृत्तामुखी, ये तो है अवृत्तामुखी, अवृत्तामुखी। और इसका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो कंठ या कोमल तालव्य। आप लोग इस तरह से सूची बना लेंगे, याद करने में बहुत आसानी रहेगी। इसलिए अब हम लोग ले लें बड़ा आ, तो बड़ा आ किस में आएगा, दीर्घ में आएगा। और ये क्या होता है, ये होता है पश्च में। ये क्या होता है, ये होता है विवृत। ये क्या होता है, ये होता है अवृत्तामुखी। और ये क्या होता है, इसका भी उच्चारण स्थान कोमल तालव्य या कंठ से होता है। एक हम लोग लेते हैं आगत स्वर। ये किस में आएगा, ये आता है हमारा दीर्घ में। इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग पश्च स्वर। क्या कहते हैं, पश्च स्वर। और इसको हम लोग धरते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं किसमें, अर्धविवृत में। किसमें, अर्धविवृत में। और ये क्या होता है, ये होता है वृत्तामुखी। और इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, कंठ या कोमल तालव्य होता है। फिर हम लोग लेते हैं ई। ई किस में आएगा, ई तो ह्रस्व में आएगा, छोटी ई है। और ई किस में आएगा, ये तो अग्र में आएगा। और ए किस में आएगा, ये तो आएगा समृद्ध में। और ये वृत्तामुखी होता है कि आवृत्तामुखी, ये होता है आवृत्तामुखी। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य।
आप लोग ऐसी सूची बना लीजिए, याद करने में बहुत आसानी रहेगी। अब हम लोग लेते हैं बड़ी ई। बड़ी ई का कौन से दीर्घ स्वर होती है तो, और ये क्या होता है, ये अग्र जीवा के आधार पर जब देखते हैं अग्र होता है। और ये क्या है, ये भी समृद्ध है। और ये क्या है, ये भी आवृत्तामुखी है। और ये भी इसका उच्चारण स्थान कहाँ से, तो तालव्य से। फिर हम लोग लेते हैं ऊ। ये क्या है, ये है ह्रस्व। और ये क्या है, ये पश्च में आता है ना। और ये क्या है, ये भी समृद्ध है। और ये क्या है, ये है वृत्तामुखी। इसमें आता है, ये वृत्तामुखी में आता है। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओठ। हम लोग लेते हैं बड़ा ऊ। बड़ा ऊ किस में आता है, दीर्घ में। इसको किस में रखते हैं हम लोग, पश्च स्वर में। ये किस में आता है, ये भी समृद्ध में आता है। और ये क्या होता है, ये भी वृत्तामुखी होता है। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओठ। अब हम लोग लेते हैं री। री किस में आता है, ह्रस्व में। ये क्या है, अग्र है, मध्य है, पश्च है। ये आता है अग्र में। और ये किस में आता है, ये आता है समृद्ध में। और ये क्या है, ये है आवृत्तामुखी। और इसका उच्चारण स्थान पूछा जाए, क्या बताएंगे, मूर्धन्य। आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे हम देखते हैं इसे। अगला हमारा स्वर है ए। ये क्या होगा, ये भी दीर्घ होगा। ये क्या होगा, ये होगा अग्र। ये क्या होगा, ये होगा हमारा अर्ध समृद्ध में। और ये क्या होगा, ये होगा आवृत्तामुखी। और इसका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, कंठ तालव्य। आप लोग इस तरह से सूची बना देंगे तो प्रत्येक स्वर का जो है आपको पता हो जाएगा। इसके बाद होगा ऐ। ऐ किस में आता है, दीर्घ में आता है, दीर्घ स्वर होता है। ये क्या होता है, ये भी अग्र होते हैं। और ये किस में आते हैं, ये आते हैं अर्ध विवृत में। अर्ध विवृत में। और ये क्या होते हैं, ये भी होते हैं आवृत्तामुखी। और ये भी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ तालव्य से। अब हम लोग देखते हैं ओ। ये किस में आएंगे, दीर्घ स्वर होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं पश्च स्वर। ये क्या होते हैं, ये होते हैं अर्ध समृद्ध। और ये होते हैं आवृत्तामुखी। और इनका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो कंठ ओष्ठ होता है। क्या होता है, कंठ ओष्ठ। अगर औ पूछा जाएगा तो किस में आएगा, दीर्घ में। और क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। ये आएंगे अर्ध विवृत में। और एक ओ जो है वृत्तामुखी होता है, सॉरी क्या होता है, वृत्तामुखी। और औ भी क्या होता है, वृत्तामुखी होता है। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ ओष्ठ। इस तरह से आप जो है 11 स्वर का एक सूची बना रहे, जिसे आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। अगर आप इस तरह से स्वर की सूची बनाकर आप सभी को लिखिएगा, अगर लिख लेते हैं तो आपको कहीं से पूछेगा, चाहे अग्र स्वर पूछे, मध्य स्वर पूछे, पश्च स्वर पूछे, समृद्ध पूछे, विवृत पूछे, आपको भूलेगा नहीं। 2 से 3 बार आप लोग इस तरह से लिखिएगा। तो आप लोग इसको नोट करिएगा।
परीक्षा में बहुत बार स्वरों के अन्य अन्य नाम पूछे जाते हैं, वही हम लोग देख लेते हैं। जैसे छोटा आ होता है, उसको किस किस नाम से जानते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं उदासीन स्वर, उदासीन स्वर, या इसको सहित स्वर भी कहते हैं हम लोग। तो छोटा आ को क्या क्या हम लोग कहते हैं? उदासीन स्वर, सहित स्वर, और इसको हम लोग केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय स्वर, केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। तो स्वरों के अनुनाम में छोटा आ को 3 नाम से जाना था। उदासीन स्वर इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये किसी भी के साथ जुड़ते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसलिए उदासीन होते हैं। सहित स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जिसके साथ जुड़ते हैं एक खुद ही शहीद हो जाती है, सहित स्वर कहलाते हैं। केंद्रीय स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब अग्र, मध्य और पश्चिम में हम लोग जो है जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? मध्य से होता है, इसलिए इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं आगे, छोटा आ और बड़ा आ को अभी हम लोग बताए थे कोमल तालव्य के नाम से भी जानते हैं। किसे? कोमल तालव्य। पूछ लेगा कोमल तालव्य स्वर कौन से हैं, तो आप लोग बताइएगा छोटा आ और बड़ा आ। अगर पूछेगा कि छोटी ई और बड़ी ई को हम लोग कठोर स्वर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कठोर स्वर। तो इसको हम लोग बताएंगे क्या? कठोर स्वर। अब पूछिएगा कठोर स्वर कौन से होते हैं, तो आप लोग बताइएगा छोटी ई और बड़ी ई को क्या कहते हैं हम लोग? कठोर स्वर कहते हैं। अगर हम लोग पूछा जाएगा हम लोग छोटा ऊ और बड़ा ऊ को हम लोग जो है पूर्ण वृत्ताकार स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण वृत्ताकार स्वर के नाम से भी जाना जाए। अब पूछ लेगा पूर्ण वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं, आप लोग बताएंगे किसको? छोटा ऊ और बड़ा ऊ को। क्योंकि हम जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ को बोलते हैं तो हमारा ओठ पूरी तरह से गोल हो जाता है, जैसे ऊ। तो अब अगर री पूछ लेगा री के बारे में, तो री को हम लोग जो है पूर्ण स्वर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पूर्ण स्वर। क्योंकि हिंदी में बड़ा री नहीं होता है, अकेला है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पूर्ण स्वर कहते हैं। और सब में देखिए छोटा है, बड़ा आ है, छोटी है तो बड़ी ई है, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ है, ए है तो ए है, ओ है तो औ है। लेकिन री क्या है? एक अकेला है, छोटी री है तो बड़ी री नहीं माना। बड़ी री कहाँ होता है? संस्कृत में होता है। तो री को क्या माना गया है? पूर्ण स्वर माना गया है। ए और ऐ को हम लोग पूर्ण विस्तृत स्वर क्या कहते हैं? पूर्ण विस्तृत स्वर कहते हैं। पूछेगा पूर्ण विस्तृत स्वर कौन सा है, तो आप बताएंगे ए और ऐ। अगर ओ और औ के बारे में पूछा जाएगा, ओ और औ पे, तो हम लोग इसको कहते हैं अल्प वृत्ताकार स्वर। अल्प वृत्ताकार स्वर। देखिए ऊ और ऊ का जब उच्चारण होता है तो हमारा ओठ पूरी तरह से गोल हो जाता है, लेकिन ओ और औ में थोड़ा सा गोल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अल्प वृत्ताकार। जब पूछ लेगा उदासीन स्वर किसे कहते हैं? छोटा आ को। सहित स्वर किसे कहते हैं? छोटा आ को। और केंद्रीय स्वर किसे कहते हैं? छोटा आ को। अगर पूछ लिया कोमल तालव्य किसे कहते हैं? छोटा आ बड़ा आ को। कठोर स्वर कौन से होते हैं? छोटी ई बड़ी ई। पूर्ण वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? छोटा ऊ बड़ा ऊ। री क्या है? पूर्ण स्वर है। और ए और ऐ क्या है? पूर्ण विस्तृत स्वर है। ओ और औ क्या है? अल्प वृत्ताकार स्वर है। आप लोग इसको एक बार नोट करिएगा, ये स्वरों के अन्य नाम से, जिनको अन्य नाम से जाना जाता है। पूछा जाए तो मुख्य बिंदु में आप लोग कुछ चीज़ याद रखिएगा कि सभी स्वर अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक होते हैं। सभी स्वर
निरनुनासिक होते हैं। तीसरा आप लोग बताइएगा कि सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। और चौथा बताइए आप लोग सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। स्वरों को अल्पप्राण में किसने रखा था? आप लोग बताइए। कामता प्रसाद गुरु ने। किसने रखा था स्वरों को अल्पप्राण में? कामता प्रसाद गुरु ने। तो आप मुख्य बिंदु में याद रखिएगा कि सभी स्वर अनुनासिक होते हैं, हम लोगों ने देखा था। फिर सभी स्वर निरुनासिक होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, सघोष को ही हम लोग घोष कहते हैं, और सभी स्वर जो है अल्पप्राण होते हैं। सघोष और अल्पप्राण हम लोग जो व्यंजन पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर जान लें सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, और सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण को स्वर में किसने रखा था? तो कामता प्रसाद गुरु ने। किसने लगा था? तो आप लोग बताइए। कामता प्रसाद गुरु ने। कौन रखा था? कामता प्रसाद गुरु ने क्या रखा था? स्वरों को क्या कहा था? अल्पप्राण। स्वर अल्पप्राण होते हैं, किसने कहा था? कामता प्रसाद गुरु ने। तो आप लोग इस मुख्य बिंदु को याद रखिएगा। इसके भी बहुत नाम होते हैं, हम लोग इसको कहते हैं, देखिए क्या क्या कहते हैं। इसको कहते हैं विदेशी स्वर, यानी कि हिंदी में पहले नहीं था बाद में ऐसे, जैसे क्या विदेशी स्वर कहते हैं। इसको कहते हैं आगत स्वर। इसी को कहते हैं हम लोग मेहमान स्वर। ये क्या थे? ये क्या पहले हिंदी में नहीं थे, बाद में इसलिए इसको क्या कहें हम लोग? विदेशी स्वर कहें। इसीलिए को हम लोग मेहमान स्वर कहते हैं। इसी को हम लोग आगत स्वर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचंद्र बिंदु। क्या कहते हैं? अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचंद्र बिंदु। इसके इतने नाम होते हैं। विदेशी स्वर बोलेगा तो आप बताइए इसको आगत स्वर बोलेगा, तो इसे बताइए मेहमान स्वर बोलेगा, आप इसको बताइएगा चंद्र बिंदु बोलेगा, तो आप लोग इसको बताइएगा। तो आप लोग, और इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? गृहीत स्वर। मतलब ये क्या है? हिंदी में इसको ग्रहण कर लिया गया, इसलिए इसे गृहीत स्वर कहते हैं। एक चंद्र बिंदु होता है, इस पर जो है बिंदी लगी, इसको क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। इसको क्या कहेंगे? अर्धचंद्र बिंदु कहेंगे। ये देखिएगा, इसको क्या कहेंगे? चंद्र बिंदु। और इसको क्या कहते हैं? अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं। विदेशी स्वर इसी को कहते हैं, आगत स्वर इसी को कहते हैं, मेहमान स्वर इसी को कहते हैं, अर्धचंद्र बिंदु इसी को कहते हैं, और गृहीत स्वर इसी को कहते हैं। तो आप लोग नोट करिए इसको। अब हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ को इम्पॉर्टेंट है। ध्वनि से मिलकर बनता है क्या? वर्ण। ध्वनि से मिलकर क्या बनता है? वर्ण। और वर्ण से क्या बनता है? फिर अक्षर। फिर अक्षर की बात क्या आते हैं? उपसर्ग, या इसी को हम लोग कहते हैं शब्दांश। इसकी बात क्या बनता है? शब्द। तो ध्वनि से क्या मिलकर ध्वनि से बनते हैं वर्ण, वर्णों से बनते हैं अक्षर, अक्षर से बनते हैं क्या? चाहे उपसर्ग बने या शब्दांश बने, और शब्दांश की बात क्या बनते हैं? शब्द। और शब्द की बात क्या बनता है हमारा? पद। शब्द की बात पूछा जाए क्या बनता है? शब्दों से मिलकर क्या बनता है? पद। और पद के बाद क्या बनता है हमारा? पदबंध। पदबंध, या इसी को हम लोग उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य कहते हैं, या इसी को हम लोग वाक्यांश कहते हैं। तो ध्वनि से मिलकर बनते हैं वर्ण, वर्णों से बनते हैं अक्षर, अक्षर से बनते हैं उपसर्ग या शब्दांश, शब्दांश के बाद क्या बनता है? शब्द, शब्द के बाद क्या बनता है? पद,
पद के बाद क्या बनते हैं, पदबंध कहिए, चाहे उपवाक्य कहिए, चाहे वाक्यांश कहिए, चाहे इसी को बहुत से लोग शीर्षक कहते हैं। क्या, शीर्षक। इसके बाद क्या बनता है, वाक्य। तो ध्वनि से क्या बनता है, वर्ण। वर्ण के बाद क्या बनते हैं, अक्षर। अक्षर के बाद उपसर्ग या शब्दांश। शब्दांश के बाद क्या बनते हैं, शब्द। फिर बनते हैं पद। फिर बनते हैं पदबंध या उपवाक्य, वाक्यांश, शीर्षक या वाक्य। वाक्य के बाद हमारा बनता है जो, उसको कहते हैं हम लोग अनुच्छेद। अनुच्छेद जिसको हम लोग पैराग्राफ कहते हैं। उसके बाद बनता है हमारा अध्याय। अध्याय के बाद हमारा बनता है रचना। अध्याय के बाद हमारा क्या बनता है, रचना। रचना के बाद हमारा बनता है पुस्तक। पुस्तक के बाद क्या बनता है, काव्य। और काव्य के बाद क्या बन जाता है हमारा, ग्रंथ। तो इस आर्डर में चलते हैं। ध्वनि से मिलकर बनते हैं वर्ण। वर्ण से क्या बनते हैं, अक्षर। अक्षर के बाद क्या बनते हैं, उपसर्ग या शब्दांश। शब्दांश के बाद बनते हैं शब्द। शब्द के बाद बनते हैं पद। पद के बाद बनते हैं पदबंध। पदबंध या इसी को उपवाक्य कहते हैं। बहुत से लोग वाक्यांश कहते हैं और बहुत से लोग शीर्षक कहते हैं। उसके बाद क्या बनते हैं, वाक्य बनता है। वाक्य के बाद अनुच्छेद बनता है। अनुच्छेद के बाद अध्याय। अध्याय के बाद रचना। रचना के बाद एक पुस्तक बन जाती है। उसके बाद काव्य। उसके बाद क्या बन जाते हैं, ग्रंथ बन जाता है। तो इस तरह इस आर्डर में चलते हैं। आप लोग इसको नोट करिएगा। ध्वनि किसे कहते हैं, हम लोग जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं, सभी वर्णों को हम अक्षर कह सकते हैं, लेकिन सभी अक्षर को वर्ण नहीं कहते, या जिसका क्षर ना हो, जो नाश ना हो, उसे अक्षर कहते हैं। उपसर्ग हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं। अब एक शब्द होता है, एक होता है पद। शब्द और पद में हम लोग अंतर जान लेते हैं। शब्द क्या होते हैं, शब्द और पद में अंतर क्या होता है। शब्द और पद में अंतर। शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। जैसे मोहन, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो मोहन क्या है, एक शब्द है। अगर मैं कहूं कि मोहन बाजार जाता है, तो अब मोहन क्या हो गया, अब मोहन हो गया पद। अब मोहन क्या हो गया, पद। बाजार क्या है, पद। तो जब मोहन अकेला था तो शब्द था, और जब मोहन जो वाक्यों में प्रयोग हो गया उसे क्या कहते हैं, पद। जब शब्द जो है वाक्यों में प्रयोग हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, शब्द। आप लोग लिख लीजिएगा कि जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो उसे पद कहते हैं। देखिए मोहन यहाँ पर शब्द है, लेकिन जब मोहन बाजार जाता है इसको हम लोग शब्द वाक्य में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर मोहन क्या हो गया, पद हो गया। तो शब्द और पद में यही अंतर होता है। तो आप लोग देखिए, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वाक्यांश क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं वाक्यांश किसे कहते हैं। हम लोगों ने देखा कि ध्वनि क्या होता है, क्या होता है वर्ण, क्या होते हैं अक्षर, क्या होते हैं शब्द और पद। अब हम लोग देखते हैं वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश का अर्थ होता है कि वाक्य का भाग। वाक्य का भाग। वाक्यांश का अर्थ क्या होता है, वाक्य का भाग। जब दो या दो से अधिक शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं
प्रयुक्त होते हैं लेकिन निश्चित अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं, उसे वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश मतलब क्या होता है? वाक्य का एक छोटा सा भाग। जब दो या दो से अधिक शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं लेकिन निश्चित अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। जैसे यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, तो इसमें अर्थ का निश्चित बोध नहीं हो पा रहा है। किस बांसुरी बजाता तो क्या होता है? बारिश होती कि क्या होता है? तो यदि किस बांसुरी बजाता तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा? एक वाक्यांश हो जाएगा। देखिए, दो या दो से अधिक शब्द इसमें प्रयुक्त हो रहे हैं लेकिन एक निश्चित अर्थ का जो है बोध नहीं करा पा रहा है। जैसे यदि किस बांसुरी बजाता तो क्या होता? बारिश होती या राधा नाचती, क्या होता है? यहाँ पर एक निश्चित अर्थ का बोध नहीं हो पा रहा है। इसको हम लोग वाक्यांश कहेंगे। और वाक्य क्या कहेंगे? भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? हमारी वाक्य कहलाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना पूरा एक स्वर कंप्लीट किया। और आप लोग जो है स्वर को अच्छी तरह से तीनों चारों वीडियो जो है आप लोग अच्छी तरह से देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है अब आपको स्वर में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। कल से हम लोग जो है व्यंजन की शुरुआत करेंगे। अगले वीडियो से हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे और आप लोग इसको अच्छे से दोहराइए और इसको जो है देखिए और स्वरों का जो है प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी किसी प्रैक्टिस सेट से करिए और कहीं भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हम बस यही कहेंगे। जय हिंद साथियों।